राजस्थान इतिहास की क्लास लेके आज आपके सामने वापस हाजिर हूं। राजस्थान इतिहास का परिचय हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से राजस्थान इतिहास का सिलेबस आपके सामने उपस्थित रहेगा और किस तरीके से हम उस सिलेबस पर अपनी स्टडी करेंगे, हम क्लासें लेके आएंगे और आप उन क्लासों को पढ़ेंगे। क्लियर? तो अब आज राजस्थान इतिहास के बारे में अगर छोटी मोटी अपन बातें करें तो सबसे पहले यही बात करेंगे कि इतिहास शब्द क्या होता है। तो देखिए भाई, विश्व इतिहास का जो जनक है, विश्व इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। विश्व इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को, जिन्होंने क्या लिखा? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। उसके अलावा बात करें भारतीय इतिहास, अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है महर्षि वेद व्यास को, जिन्होंने सबसे प्राचीनतम ग्रंथ महाभारत ग्रंथ लिखा। और अगर राजस्थान इतिहास की बात की जाए कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो फिर हमारे सामने एक नाम आता है, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पहला ऐसा व्यक्ति जिसने राजस्थान इतिहास के सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया और राजस्थान इतिहास लिखने के प्रति अपनी रुचि दिखाई, इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान इतिहास का जनक माना गया। क्लियर? अगर अपन बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड एक भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं थे, ये मूल रूप से इंग्लैंड के थे और ये भारत में एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य कर रहे थे। कुछ समय के लिए मेवाड़ और हाड़ौती रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे और इसी कारण इनकी यहां पर इतिहास की रुचि पैदा हुई, जिसे इन्होंने अपनी पुस्तकों में सृजित किया। इन्होंने कुल लगभग 2 पुस्तकें लिखी है। पहली पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम फर्स्ट, जो कि 1829 में प्रकाशित हुई। और इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वॉल्यूम 2, जो कि 1832 में प्रकाशित हुई। क्लियर? इनकी एक अन्य पुस्तक भी है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। क्लियर? कुल मिला के इनकी 3 पुस्तकें हमारे सामने आती है। पहली एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पार्ट फर्स्ट, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पार्ट 2 और तीसरी पुस्तक है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी। और अगर आपको एक बात बताऊं मोटा मोटी रूप से कि जो राजस्थान, ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति भी कौन है? कर्नल जेम्स टॉड हैं। भाई प्राचीन काल में, या अगर अपन बहुत पीछे चलते हैं तो उस समय जो हमारे चारण भाट थे, उन चारण भाटों ने अपनी जो खाते बही या पोथियां जो थी, उन पोथियों में इस प्रदेश को क्या नाम दिया था? रजवाड़ा, रायथान, ये नाम दिए थे। उसके बाद 1805 में एक व्यक्ति हुए, 1805 एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमायर्स ऑफ सर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमायर्स ऑफ सर जॉर्ज थॉमस पुस्तक लिखी थी किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था कि भाई इस 1805 में राजस्थान प्रदेश के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। क्लियर? मतलब अगर अपन बात करें तो चारण भाटों ने इस प्रदेश को क्या कहा? रजवाड़ा या रायथान। उसके बाद जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए क्या कहा? राजपूताना।
लेकिन इस प्रदेश को सबसे पहले राजस्थान के किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने। क्लियर? तो ये हमारे राजस्थान शब्द पे बात हुई। अब हमारा आपको पता भी है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है या जो राजनीतिक स्वरूप है वो बनकर कंप्लीट हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ और उसके पश्चात ये वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया। क्लियर? तो ये बात होती है राजस्थान पर मोटा मोटी। अगर अपन हिस्ट्री पर बात करें, इतिहास पर बात करें, तो भाई राजस्थान इतिहास पढ़ने से पहले राजस्थान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं, उन प्रदेशों को जानना बहुत जरूरी है। कि जैसे चित्तौड़ है, आज वर्तमान में हमारा जिला चित्तौड़ है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है। इन तीनों चारों को मिलाकर पहले क्या कहा जाता था? जैसे मेवाड़ कहा जाता था। जयपुर दौसा की जो बेल्ट है उसे क्या कहा जाता था? उस समय ढूंढाड़ कहा जाता था। तो इस प्रकार वर्तमान क्षेत्रों के प्राचीन नाम जानना अत्यधिक इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान और प्राचीन नाम इन क्षेत्रों के क्या क्या थे। क्लियर? मैं एक लिस्ट बना रहा हूं आपके सामने, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? धन्यवाद। हाँ भाई, तो देखिए प्राचीन नए नाम और इनकी जो उस समय की राजधानी थी, इसका एक लिस्ट बनाई है मैंने। तो देख लीजिए, मरु या मरुदेश, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर। और इस क्षेत्र को अगर अपन राजपूत काल की बात करें या वर्तमान काल की बात करें तो जोधपुर को अपन मारवाड़ भी बोलते हैं। क्लियर? अब मरु, इसका प्राचीन नाम है मरु या मरु प्रदेश, और वर्तमान में से किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर या मारवाड़ के नाम से। उसके बाद बात करें जांगल प्रदेश, तो बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का जो मिश्रित भाग है उसे प्राचीन क्या नाम था उसका? जांगल प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिछत्रपुर नागौर। आपको पता हो तो चौहानों की पहली राजधानी भी क्या थी? अहिछत्रपुर नागौर थी। क्लियर? उसके बाद बात करें अपन मत्स्य क्षेत्र की या मत्स्य क्षेत्र की, तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मिश्रित रूप से क्या कहा जाता था? मत्स्य क्षेत्र। जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय? विराटनगर। और इस विराटनगर को आपको पता हो तो वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। अगर आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत में भी इस विराटनगर का जिक्र मिलता है, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। क्लियर? अगली बात, गुर्जरात्रा प्रदेश। गुर्जरात्रा प्रदेश जालोर को कहा जाता था, मतलब जालोर का प्राचीन नाम क्या था? गुर्जरात्रा। जिसकी राजधानी क्या थी? भीनमाल। अगर हम आगे हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ेंगे। तो भाई देखिए, गुजरात और राजस्थान की सीमा से जो लगा हुआ क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? गुर्जरात्रा प्रदेश। क्लियर? यहां पर प्रतिहारों का शासन था, इसलिए प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुर्जरात्रा प्रदेश का स्वामी होने के कारण उन्हें क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार। जिसकी राजधानी क्या थी? भीनमाल। और एक चीनी यात्री था हैनसांग, वो भारत दौरे पर जब आया था तो उसने बताया था कि मैं भीनमाल से होकर गुजर रहा हूं, जहां पर एक क्षत्रिय राजा की राजधानी है, क्षत्रियों का राज है। और इस भीनमाल को उस हैनसांग ने अपनी भाषा में क्या कहा था? पीलो मोलो। पीलो मोलो। प्रश्न आया हुआ है आरएस परीक्षा में, सेकंड ग्रेड परीक्षा में और थर्ड ग्रेड परीक्षा में 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगली बात, मांड प्रदेश। तो मांड प्रदेश भाई प्राचीन नाम मांड प्रदेश है और इसका वर्तमान नाम क्या है? जैसलमेर। इसे वल्ल देश भी कहा जाता था। क्लियर? अगली बात करें तो शिवी जनपद। शिवी जनपद इसका प्राचीन नाम है और वर्तमान में शिवी जनपद में कौन से जिले शामिल हो सकते हैं? उदयपुर एवं चित्तौड़। आपको पता हो तो उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? और इस शिवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? माध्यमिका। इसी माध्यमिका को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नगरी भी कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद बात करें शूरसेन जनपद की, तो शूरसेन जनपद भरतपुर, धौलपुर एवं करौली को कहा जाता था, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा। अगली बात करें मालव प्रदेश की, तो मालव प्रदेश राजस्थान के टॉप में आता था और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नगर। और ये नगर किस में आता था? टॉप में। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखते हैं। अगला प्रदेश आता है हमारा योद्धेय प्रदेश। देखिए भाई, प्राचीन काल में नाम था योद्धेय। वर्तमान में कौन कौन सा क्षेत्र लगता है इसमें? तो गंगानगर व हनुमानगढ़। क्लियर? उसके बाद बढ़ते हैं हम ढूंढाड़ पर। तो ढूंढाड़ का वर्तमान नाम क्या है? जयपुर और दौसा। मतलब जयपुर और जो दौसा बेल्ट है इसे पहले क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ कहा जाता था। अगर आपको पता हो तो जयपुर पर
कछवाहों का राज रहा है और कछवाहा राजवंश ने मतलब सबसे पहले ढूंढाड़ पर अधिकार किया था और अपनी राजधानी किसे बनाया था, दौसा को। उसके बाद उनकी राजधानी चेंज हुई, उसका राजधानी क्या कर ली थी, आमेर। क्लियर। कछवाहा राजवंश पढ़ेंगे तब और अधिक डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, मेघपाद या प्रागवाड़। तो देखिए भाई, मेवाड़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर प्राचीन काल में मेर जाति का अधिकार था, इसीलिए मेवाड़ को पहले क्या कहा जाता था, मेघपाद या प्रागवाड़ भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी क्या थी, चित्तौड़। क्लियर। अब आपको पता ही है मेवाड़ में कौन कौन सा एरिया आता है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बेल्ट, प्रतापगढ़, ये सारी बेल्ट किसमें आती है, मेवाड़ क्षेत्र में। आगे बात करें तो बात करते हैं गोंडवाड़ की, जो कि मेवाड़ का मध्यवर्ती भाग है, उसे क्या कहा जाता था, गोंडवाड़। क्लियर। उसके बाद वागड़। तो वागड़ तो आप सबको पता ही है, पूरा दक्षिणी राजस्थान जिसमें आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा बेल्ट आती है। क्लियर। आगे बात करते हैं तो मेरवाड़ा। अब भाई मेरवाड़ा क्या कहलाता है, तो भाई मेवाड़ और मारवाड़ का जो पठारी क्षेत्र है उनको अलग करने वाली जो पहाड़ियां है उसका मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है, मेरवाड़ा कहलाता है। तो मेरवाड़ा कहां पर आ जाएगा, हमारा अजमेर क्षेत्र में। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं तोरावाटी। तो तोरावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी बेल्ट आएगी इसमें पूरी, नीम का थाना जो कि सीकर में है और कोटपुतली है। क्लियर। उसके बाद बात करें अपन सपाद लक्ष्य की, तो सपाद लक्ष्य को पहले क्या कहा जाता था, सॉरी वर्तमान में क्या कहा जाता है, सांबर क्षेत्र। आपको पता है कि चौहान जो थे उन चौहानों का मूल स्थान भी क्या माना जाता है, सांबर माना जाता है, इसलिए चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहान भी कहा जाता है। और चौहानों की जो पहली राजधानी थी वो भी क्या थी, अहिछत्रपुर नागौर। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं काठल की। तो देखिए भाई, काठल जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है जो कि माही नदी के कांठे पर बसा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, काठल कहा जाता है। क्लियर। तो ये बात हुई हमारी प्राचीन और वर्तमान नामों को लेकर के। अब आज हम थोड़ी सी बात और करते हैं हिस्ट्री में। देखिए भाई, हिस्ट्री जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट परेशान रहता है हिस्ट्री में वो किससे रहता है, वो सन से, संवतों से। तो आज थोड़ी सी बात हम संवत और सन पे कर लेते हैं। क्लियर। अभी तक आप केवल एक ही सन को जानते हो, जैसे वर्तमान में हमारा सन कौन सा चल रहा है, 2020। लेकिन हिस्ट्री में 3 प्रकार के सन आपके सामने आएंगे। पहला ईसवी संवत जो कि वर्तमान में चल रहा है, उसके बाद हमारे हिंदू संवत आते हैं 2 प्रकार के, एक तो शक संवत और तीसरा विक्रमी संवत। तो थोड़ा सा हम शक विक्रमी संवत को भी समझ लेते हैं। क्लियर। तो देखते हैं आगे। तो बात करते हैं अब अपन संवत पे। क्लियर। अब देखिए, हम केवल एक सन को जानते हैं, ईसवी सन को। जैसे अभी हमारा कौन सा सन चल रहा है, ईसवी सन 2020 चल रहा है। क्लियर। लेकिन हिंदू धर्म में 2 संवत माने गए, पहला विक्रमी और ये दूसरा शक संवत। अब आप सबको पता है कि ईसवी संवत की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, ईसा मसीह की मृत्यु से। क्लियर। मतलब जिस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई उसी दिन से ईसवी संवत शुरू हुआ, 0 से। क्लियर। अब ईसा मसीह के पहले की जो भी घटनाएं हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बीसी, ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह की मृत्यु विक्रमी ईसवी संवत चालू हुआ उसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडी। एडी का मतलब आफ्टर डेथ और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह की मृत्यु से पहले का काल। क्लियर। अब ईसवी संवत 0 से शुरू हुआ। क्लियर। और आज बढ़ता बढ़ता है कहां पर आ चुका है, 2020 पर। तो मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखो, अपना खुद का कॉन्सेप्ट है ये कि जो विक्रमी संवत है वो सबसे बड़ा भाई है, ईसवी संवत बीच का भाई है और शक संवत जो है वो सबसे छोटा भाई है। कैसे कि ईसवी संवत से 57 साल पहले, मतलब 57 ईसा पूर्व कौन से संवत की शुरुआत हो चुकी थी, विक्रमी संवत की। क्लियर। तो ये 57 साल बड़ा हो गया कौन, हमारा विक्रमी संवत। क्लियर। और ईसवी संवत के 78 साल पश्चात कौन सा संवत शुरू हुआ, शक संवत। सिंपल सा मेथड है, एक बात देख लेते हैं कि जैसे मान लो अभी हमारे सामने 2020 ईसवी संवत चल रहा है, ईसवी चल रहा है, तो हमारा विक्रमी संवत कैसे निकाला जाएगा, आप सबको पता है ईसवी संवत से विक्रमी संवत कितने साल बढ़ा है, 57 साल। तो 57 प्लस कर देंगे अपन, ईसवी संवत में क्या प्लस कर देंगे, 57 साल। क्लियर। तो जैसे ही 57 प्लस किया, क्या आ गया, 2077 विक्रमी। क्लियर। तो वर्तमान में कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, 2077 चल रहा है। क्लियर। और अगर अपन ऐसे ही बात करें शक संवत की, तो ईसवी संवत कौन सा चल रहा है, 2020। और ईसवी संवत से ये शक संवत कितने साल छोटा है, मतलब कितने साल पश्चात ये शुरू हुआ, 78 साल पश्चात।
तो इसमें से 2020 में से अपन क्या माइनस कर देंगे, 78 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 1942 शक संवत। क्लियर। तो अभी शक संवत कौन सा चल रहा है, 1942। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इन संवतों की गणना करना, क्योंकि वहां पर कभी कभी वो इन संवतों में आपको उलझा देता है। एग्जामिनर आपके सामने संवत में थोड़ी सी क्रिटिकल पोजीशन डाल के आपको उलझा सकता है। क्लियर। तो बस इसलिए ये बताना जरूरी था। अब आगे इतिहास से जुड़ी 2-4 बातें और है, उनको भी मैं बता देता हूं। जैसे इतिहास में जब हम इतिहास बढ़ेंगे आगे इतिहास की तरफ, जब अपन राजपूत कल्चर पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो वहां पर एक वर्ड आएगा आपके सामने, साका या शाका। क्या होता है ये साका या शाका, क्या होता है? तो देखिए भाई, जब भी किसी राजपूत रियासत के ऊपर किसी आक्रमणकारी द्वारा आक्रमण किया जाता था, तो उस समय राजपूत वीरों द्वारा, राजपूत जो वीर पुरुष हैं उनके द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध लड़ा जाता था। अगर राजपूत वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो महिलाएं अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए जोहर व्रत करती थी, मतलब जलती हुई अग्नि में कूद जाती थी। तो इसे क्या कहा जाता था, जोहर। मतलब सबसे पहले वीरों ने क्या किया, केसरिया, और महिलाओं ने क्या किया, जोहर। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ होती है, तो उसी घटना को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, साका या शाका कहा जाता है। यदि इन दोनों में से एक भी घटना अधूरी रह जाती है, तो फिर वो क्या कहलाता है, अर्ध साका कहलाता है। क्लियर। और साके के लिए सबसे प्रसिद्ध जो रियासत है आपकी, वो कौन सी है, मेवाड़ या चित्तौड़ रियासत है, जहां पर सबसे ज्यादा 3 बार साके हुए हैं। क्लियर। मतलब राजपूत वीर पुरुषों के द्वारा क्या हुआ, वो वीरगति को प्राप्त हुए, और महिलाओं ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जोहर व्रत धारण किया। क्लियर। तो ये साका था। आगे एक वर्ड और आएगा आपके सामने, एक पासवान। इसे पड़दायत भी बोलते हैं या खुआसण भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो भाई राजपूत राजाओं की जो दासियां होती थी, जिन्हें वो राजा अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, तो उन्हीं दासी पत्नियों को राजपूत कल्चर में क्या कहा जाता था, पासवान, पड़दायत या ख्वासण। इतिहास में एक पुरुष का नाम मिलता है बनवीर का, जो कि मेवाड़ रियासत से संबंधित है, तो वो भी इतिहास में दासी पुत्र या पासवान पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्लियर। तो ये बातें थी इतिहास की कुछ। अगली क्लास में हम इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करेंगे, अगली क्लास में। और इतिहास के स्रोतों में सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आऊंगा अभिलेखीय स्रोत। मतलब अभिलेख मतलब शिलालेख, मतलब किसी भी पत्थर पर राजा के काल में कोई बात उकेर दी गई, उन्हीं से संबंधित जो स्रोत है वो मैं आपके सामने अगली क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।